हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज आपके लिए बहुत एक अच्छी सी खुशखबरी है कि जल्द ही हो सकता है 15 अगस्त के बाद ही आपके विद्यालय खोल दिए जाएं और सबसे पहले कक्षा 11 और 12 की कक्षाएं हैं वो भौतिक रूप से शुरू हो जाएगी। हमने कोशिश की है कि आपका जो ये समय था ये बर्बाद ना हो और आप पढ़ते रहें। और हम पढ़ रहे हैं आईआर, भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है भारत की, उसका। और आज हम पढ़ेंगे भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में। जब भी भारत का नक्शा आपने बाजार से खरीदा होगा, जब भी कभी एटलस में भरने के लिए बैठे होंगे, तो आपने देखा है कि भारत के दक्षिण साइड में श्रीलंका हमेशा भारत के नक्शे में छपा हुआ आपको मिला है। यानी भारत के नक्शे की कल्पना बिना श्रीलंका के पूरी नहीं हो सकती। एकदम अधूरा सा लगता है भारत का नक्शा अगर साथ में श्रीलंका है वो रेखांकित नहीं किया गया है। और भारत और श्रीलंका के संबंध है वो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, क्योंकि हमारे रामचरितमानस में, रामायण में भी लंका कांड के रूप में लंका के नाम से एक पूरा का पूरा कांड है वो तुलसीदास जी ने विरचित किया है। और भारत के ऐसा माना जाता है कि रावण है वो लंका में रहता था और माता सीता को वो अयोध्या से लंका लेकर आया था। अभी वर्तमान में हमने राम जन्मभूमि में रामलला के मंदिर का भूमि पूजन वाला कार्य किया था, आपको सब कुछ याद होगा। और माता सीता का जो जनकपुर था वो नेपाल में है और रावण का शासन था वो लंका में। यानी भारत के जो पड़ोसी देश है वो लगभग पहले भारत का ही हिस्सा थे और उनके संबंध है वो पुरातन काल से चले आ रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि श्रीलंका की स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के बिल्कुल दक्षिण में, जब आप भारत का नक्शा देखते हैं तो नीचे के साइड में यानी दक्षिण दिशा में श्रीलंका है और तमिलनाडु से बिल्कुल सटा हुआ सा है। और श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसके चारों ओर समुद्री सीमा है, यानी ये चारों ओर समुद्र से पानी से घिरा हुआ देश है। अब पानी से घिरा हुआ है, भूमध्य रेखा के बिल्कुल नजदीक है, तो हम जानेंगे श्रीलंका के मुख्य स्रोत क्या है आय के। श्रीलंका में चाय और रबर की खेती बहुतायत मात्रा में होती है। भारत और श्रीलंका दोनों में साम्यता क्या है कि दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी हैं और 1947 तक तो भारत है वो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा और 1948 तक श्रीलंका है वो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। मतलब दोनों एक से शासन व्यवस्था के अंडर में रहे हैं, दोनों ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और श्रीलंका है वो 4 फरवरी 1948 को आजाद हुआ था। मतलब बहुत ही थोड़ा सा समय दोनों की स्वतंत्रता में रहा है, बहुत कम अंतर रहा है। अब भारत और श्रीलंका के संबंध है वो ब्रिटिश शासन के काल से ही चले आ रहे हैं। श्रीलंका में हमने पहले ही बताया था कि चाय और रबर की खूब बड़ी मात्रा में खेती होती थी, तो ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटेन के शासक थे, उन्होंने श्रीलंका में जो श्रमिकों की आपूर्ति है वो भारत से की थी। और श्रीलंका के सबसे नजदीक का राज्य था तमिलनाडु, तो तमिल लोगों को, तमिल श्रमिक है वो बहुतायत मात्रा में श्रीलंका जाते थे चाय की बागानों में काम करने के लिए, रबर के बागानों में काम करने के लिए। और जो है परिवार, जिस परिवार का मुखिया है वो श्रीलंका चला गया, तो वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग वहीं काम करने लगे और उन्होंने लंबा समय श्रीलंका में बिताया था। और जो श्रीलंका में चाय के बागान और रबर की खेती है वो अधिकतर जाफना द्वीप के करीब ही होती है, तो जहां उन्होंने काम किया वहीं वो बस गए। तो श्रीलंका और भारत के संबंध समझने के लिए हमें ब्रिटिश उपनिवेश काल से ही जो स्थिति थी उससे लेके चलना पड़ेगा। अब जितने भी श्रमिक थे वो तमिल से गए थे तो वहां रहने लगे। अब जब श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ तो श्रीलंका ने साइलोन सिटीजनशिप एक्ट 1948 पारित किया। उस एक्ट से ही भारत और श्रीलंका के बीच थोड़ा सा कड़वाहट वाली बात है वो वहीं से शुरू होती है, क्योंकि इस एक्ट में
जो श्रीलंका के मूल निवासी थे जिन्हें सिंघली कहते हैं, और जो जाफना द्वीप से दूसरे हिस्से में वो रह रहे थे, उनको तो मूल अधिकार और स्वतंत्रता जितने भी थे, फंडामेंटल राइट्स थे, जितने भी जो लाभ वाली जो स्थितियां थी वो सभी दे दी थी। लेकिन जो मूल भारतीय थे, तमिल थे, जो श्रमिक वहां रह रहे थे, उनको मूल अधिकार और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया था। अब जाफना द्वीप में लगभग 25% श्रीलंका के जो बहुत लंबे समय से जो तमिल वहां रह रहे थे वो लोग रह रहे थे, और 75% हिस्सा है वो वहां पर रह रहा था। अब ये स्थिति हुई तो उनमें है थोड़ा सा उनके अंदर है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय पहले भारत को छोड़ दिया था। अब ना तो वो भारत के रहे और ना वो श्रीलंका के रहे, मतलब उन्हें सिटीजनशिप नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया था। अब ये बात जब भारत को पता चली तो 1954 में नेहरू कोटेवाला पैक्ट है वो लाया गया। तो नेहरू कोटेवाला समझौता कह सकते हैं आपको, पैक्ट है वो पारित हुआ। तो उसमें ये कहा था नेहरू जी ने कि जो तमिल के जो लोग हैं जो श्रीलंका में रह रहे हैं, श्रीलंका में अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, वो चाहे तो भारत आ सकते हैं। उन्हें भारत में पूर्ण स्वतंत्रता, सभी मूल अधिकार, नागरिकता का अधिकार है वो दे दिया जाएगा। उनका वो भारत में स्वागत करने के लिए तैयार थे, और चाहे तो वो श्रीलंका में रह सकते हैं। एक ऐसा पैक्ट है वो पारित हुआ था। ये स्थिति चली आ रही थी। अब 1954 में नेहरू जी का शासन था, और 1964 में नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और वही जो तमिल समस्या है वो श्रीलंका में जस की तस बनी हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री और भंडार नायके के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। वहाँ के राष्ट्रपति थे उस समय के तत्कालीन, उनके बीच ये एग्रीमेंट हुआ कि उस समय गणना की गई कि लगभग 9,75,000 तमिल है वो जाफना में श्रीलंका में रह रहे हैं। तो एक एग्रीमेंट हुआ कि 5,25,000 जो तमिल है वो उनको नागरिकता भारत के द्वारा दी जाएगी और भारत में रखा जाएगा। 3 लाख जो तमिल है वो श्रीलंका में रहेंगे, और शेष जो 1,50,000 तमिल है उनको पेंडिंग छोड़ दिया गया कि पहले आप 5,25,000 श्रमिकों को, तमिलों को है वो नागरिकता दे देंगे, 3 लाख को श्रीलंका देंगे, और 1,50,000 है उनको पेंडिंग छोड़ दिया गया था। अब ये जो 1,50,000 पेंडिंग रह रहे थे, यहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी, और इन्होंने इसको TLF भी कहते हैं, TLUF, तमिल लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट है वो गठित कर लिया था। और ये जो तमिल लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट है ये एक NGO की तरह काम कर रहा था, सामाजिक संगठन भी काम कर रहा था, और इन तमिलों के लिए, इन तमिल श्रमिकों के अधिकारों के लिए, इनके जो फंडामेंटल राइट्स थे, इनकी जो मूलभूत इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी सरकार की, उनके लिए ये प्रयासरत है। अब ये बात थी 1964। अब 1974 में जब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे, तो इंदिरा गांधी और भंडार नायके के बीच फिर एक एग्रीमेंट हुआ। वो एग्रीमेंट किस लिए हुआ था? ये जो 1,50,000 तमिल है वो शेष बचे थे उनके लिए एग्रीमेंट क्या हुआ कि दोनों 50-50% तमिल है उनको लेंगे, 50% तमिलों को नागरिकता श्रीलंका सरकार देगी और 50% को भारत सरकार, यानी 50-50 का जो समझौता है वो हो गया था। लेकिन फिर भी इनको उतना जो ना तो नागरिकता मिल पाई ना अधिकार मिले, तो इनके अंदर और अधिक जो संघर्ष की भावना है, जो इनमें बार बार मांग उठने लगी कि हमारे लिए एक अलग से अलग देश गठित हो जाना चाहिए। ना हम भारत के साथ जाना चाहते हैं ना हम श्रीलंका के साथ। तो एक टी प्रभाकरण व्यक्तित्व आया था और उन्होंने उनके नेतृत्व में इलम नाम से एक इन्होंने अलग राज्य की मांग की थी। और ये इलम जब मांग कर रहे थे तब इनके संगठन का नाम हुआ LTTE, लिट्टे के नाम से ये
प्रसिद्ध हुए और इन्होंने अलग संप्रभुता की मांग करनी शुरू कर दी थी। किसी देश के अंदर ही एक क्षेत्र विशेष के लोग अलग संप्रभुता की मांग करते हैं तो उसे मिलिशिया कहते हैं। आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मिलिशिया इस तरह की जो शब्दावली है ये आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में पूछी जाती है। ये एल नाम उसी का था, जो ट्रस्ट था वही समझ लो उसी का परिष्कृत रूप था। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म के नाम से एक संगठन बना और इन्होंने संघर्ष, इनके नेतृत्व में, टी प्रभाकरन के नेतृत्व में संघर्ष ने जोर पकड़ लिया था। तो ये 1974 से लेकर 87 तक चलता रहा और 1987 में इन्होंने, श्रीलंका सरकार ने जहां तमिल अधिक रह रहे थे वहां की नाकाबंदी कर दी, यानी जो जाफना द्वीप था उस जाफना द्वीप की नाकाबंदी कर दी और वहां पर लोग हैं वो भूखों मरने लगे, उनके साथ अमानवीयकृत व्यवहार होने लगा। तब भारत सरकार को जब ये बात पता चली तो भारत सरकार ने इंडियन ऑपरेशन ईगल चलाया और हवाई जहाज के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भोजन के पैकेट पहुंचाए, उनकी मदद करने के लिए है वो आगे आई भारत सरकार। अब जब भारत सरकार इनकी मदद करने के लिए आगे आई जाफना द्वीप में, तो श्रीलंका ने सीधा सीधा अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है वो माना और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद 1987 में राजीव गांधी जयवर्धने समझौता एग्रीमेंट है वो हुआ और इस एग्रीमेंट की मुख्य शर्त थी कि जो जाफना, जहां तमिल अधिक रह रहे हैं वहां पर इलेक्शन कराए जाएंगे, चुनाव होंगे और साथ ही साथ श्रीलंका ने ये शर्त रख दी कि भारत सरकार है वो इस लिट्टे की गतिविधियों को दबाने के लिए श्रीलंका सरकार की सहायता करेंगी और लिट्टे का दमन करने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, नोट कर लीजिए, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है IPKF, पूरा नाम ही पूछा जाता है लिट्टे का और IPKF का। तो IPKF का पूरा नाम इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, लिट्टे का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म, आपको बहुत सहायता होगी। तो ये फोर्स भेजी और वहां पर अपने ही नागरिकों को दबाने का कार्य किया। तो इस जो ये कार्य हुआ था इसको विश्व के नक्शे में, विश्व पटल पर भारत का वियतनाम कहा गया था, क्योंकि वियतनाम में भी एक ऐसी घटना हुई थी कि उन्होंने अपने ही नागरिकों को दबाने का प्रयास किया गया था। ये मूल भारतीय थे और मूल भारतीयों को दबाने का जो प्रयास किया गया था राजीव गांधी सरकार के द्वारा और जो IPKF भेजी गई थी, इसका पूरे विश्व में है, इसके बहुत अधिक उसकी आलोचना भी हुई थी। जो राजनीतिक विचारक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषक, उन्होंने इसकी आलोचना की थी कि ऐसा भारत सरकार को नहीं करना चाहिए था। और दक्षिण भारत में भी, जो भारत में भी आंतरिक कलह है वो उत्पन्न हो गई थी। दक्षिण भारत में इसका बहुत अधिक विरोध हुआ था कि सरकार को इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए थे। तो आप याद रखेंगे 1987 में ये हुई और 1987 के बाद में एक श्रीलंका का एक द्वीप है, वहाँ एलिफेंटा दर्रा बना हुआ है। तो इस लिट्टे ने एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा पास पर भी अपना एक अधिकार कर लिया था, वहाँ उस एरिया को भी कब्जे में ले लिया था और इसका भी भारत सरकार, श्रीलंका सरकार के द्वारा भारत सरकार को ये अपील की गई कि जो ये एलिफेंटा पास या एलिफेंटा दर्रा है उससे और लिट्टे से मुक्त कराने में भारत सरकार उसकी सहायता करे। तब भारत सरकार ने पहले ही विरोध झेल चुकी थी, इसलिए बिल्कुल मना कर दिया था कि हम इसके मामले में आपको कोई सहायता नहीं करेंगे। और यहीं से श्रीलंका और भारत के बीच जो वास्तव में संघर्ष है दोनों के संबंधों में वो शुरू हुआ था। अब जब भारत ने मदद नहीं की थी तो इसमें दबाने के लिए, एलिफेंटा दर्रा उनसे मुक्त कराने के लिए श्रीलंका ने चीन और पाकिस्तान की मदद लेना शुरू कर दी थी और उनकी तरफ अपना रुख कर लिया था। तो आज हमने बेसिक जो श्रीलंका और भारत के संबंध है, कहाँ से शुरुआत हुई, कड़वाहट का बिंदु कहाँ से निकला था, किस तरह से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के तमिलों को वहाँ ले जाया गया, तो सारी बातें हैं वो हमने जानी थी। 1948 से लेकर 1987 तक की गतिविधियां मैं बार बार आपको बताती हूँ कि जब भी हम इस तरह का घटनाक्रम पढ़ते हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, तब आपको डेट टू डेट
बात याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज मान लो 1948 की बात है, वो अगर आप 1976 के बाद लिखते हो तो आपका प्रश्न का उत्तर सही नहीं होता है। 1900 एक समय रेखा बना लीजिए कि 48 से लेकर 87 तक का घटनाक्रम ये 87 से लेकर 2020 तक का ये, क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बिल्कुल करंट तक बात लिखनी होती है, तभी हमारा उत्तर प्रभावशाली होता है। तो आप हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।